सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इलेक्शन कब होंगे, अब ये सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान में बन चुका है। ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब ये ऐलान किया गया कि जी अब तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे नहीं। दूसरी तरफ खबर यह है कि बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत के लिए बड़ा केस मुकर्रर हो गया है। अगर बड़े फैसले आ गए तो बड़े बड़े लोग बड़ी मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा वॉल्यूम 10 खोलने, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की जमानतें मनसूख करने और पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी से मुतल्लिक दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। ताहम तमाम समाअतें चीफ जस्टिस प्रताप बंदयाल के रूबरू होंगी। अदालतों में चलने वाले केसेस को लेकर अगले हफ्ते अहम करार दिए जा रहे हैं। नैब तरामीम केस में चीफ जस्टिस प्रताप बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि वो हर सूरत फैसला देना चाहेंगे। अगर फैसला ना दे सका तो उनके लिए ये बाइस शर्मिंदगी होगा। एक और अहम मामला इंतखाबात का है जो इल्तिबा का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। पहले हल्का बंदियां, फिर इंतखाबात का ऐलान करके इलेक्शन कमीशन अपना इरादा बता चुका है। लेकिन अब खबर यह है कि पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात 90 दिन से लेट होने की मुखालफत कर दी है। पीटीआई ने मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि 90 दिन का आईनी तकाजा पूरा होगा या फिर इलेक्शन कमीशन की मर्जी चलेगी। अदालत इस मामले पर कोई फैसला सुनाएगी या नहीं। इस सियासी पहेली के मुमकिन जवाबात क्या हो सकते हैं, इसी से आगाज करेंगे। सईद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, ये 90 दिन वाला अंदाजा तो ये आगे जाएगा, लेकिन अब बात यह है कि तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक जुबान हो चुके हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल, जो सबसे अहम बॉडी कही जा सकती है, वुकला की हाईएस्ट बॉडी, उसकी तरफ से भी अब पहली दफा हम देख रहे हैं कि यह आया है कि तहरीक चलाई जाएगी वुकला की तरफ से। तो क्या ये प्रेशर इतना बिल्ड हो सकेगा कि या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, हाई कोर्ट का फैसला आ जाए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो? देखिए, उससे पहले तो पीपल्स पार्टी की जो कन्विक्शन है उसको पहले स्टडी करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तरफ से मरदमशुमारी के हवाले से बात हो रही थी तो ये समझ से बालातर है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी ने क्यों कोई एतराज़ नहीं उठाया और वहाँ पर बात क्यों नहीं की कि PMLN ने अपनी हुकूमत को डिज़ोल्व करने से फ़ौरी पहले ये जो इक़दाम किए जिससे इलेक्शन जो है वो अगले साल तक पहुँच गया, उस पर आपने उस वक्त एहतजाज तो नहीं किया। लेकिन अब अगर आप मुतालिबा कर रहे हैं तो लगता यही है कि शायद जो है वो उनकी कन्विक्शन या फिर मोटिवेशन नहीं थी उस टाइम पे कि इसको रोकते। हाँ, वो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि अगर ये सिस्टम जो है वो प्रोलॉन्ग होता है और मार्च तक जाता है या उससे आगे जाने की कोशिश होती है तो कम से कम उनका हिस्सा इसमें नज़र ना आए और कल को उनको ब्लेम ना किया जाए। तो तहरीक इंसाफ की जो आपने बात की कि यक ज़ुबान हो चुके हैं। अब PTI का मसला ये है कि वो शुरू से सोलो फ्लाइट करते आए हैं, यानी कि वो अलायंस पे यकीन नहीं करते और जो अलायंसेस उन्होंने की हैं वो भी छोटी पार्टियों से थी और वो भी मजबूरी के तहत थी ताकि हुकूमत फॉर्म हो सके। लेकिन अब आके अगर वो देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, PDM के इत्तेहाद का हिस्सा रही है और नून लीग जो है वो इस सारे मामले पर अपना फ़ायदा लेना चाह रही है क्योंकि पंजाब में उनका स्टेक है, तो बिल्कुल चाहिए तहरीक इंसाफ को कि वो ज्वाइन करे पीपल्स पार्टी को और वो जॉइंटली मुतालबा ये करें कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं होता तो बहुत सी शख्सियात कल को अदालतें भुगत रही होंगी। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो बात ये की गई है, अब इसके ऊपर भी अगर देखा जाए तो कल को उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये चीज़ वाज़ेह है। वैसे फैसल करीम कुंडी साहब ये कह रहे थे कि 90 रोज़ का लिखा हुआ है लेकिन डिलिमिटेशंस की बात नहीं है आइन के अंदर। उसके बावजूद देखा जाए तो जवाज़ ये भी नहीं है कि आप 90 रोज़ से इसको आगे ले जाएँ। और पिलडेट का जो सरबराह है, पिलडेट गुफ्तगू सुन रहा था तो वो ये कह रहे थे कि हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज के ऊपर क्योंकि वो आपने जो MNAs हैं उनके जो हल्के हैं वो उन्हीं लाइन्स के ऊपर एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर ये 4-5 महीने की एक्सरसाइज क्यों ली जाएगी, ये समझ नहीं आती। जिस तरह फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि 2 महीने में आप स्टाफ बढ़ा लें, आप ओवर टाइम कर लें तो जल्दी में काम भी हो सकता है अगर करना चाहें तो। ठीक है, तो ये सूरत हाल है कि सारा मामला जो है वो नीयत पे आके खड़ा होता है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जवाज़ है मार्च से आगे जाने का अगर 90 रोज़ को हम छोड़ भी दें क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा आपके पास और सादिक सिंजरानी साहब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के अगले सदर बन सकते हैं क्योंकि इतलात यही आ रही हैं कि अलवी साहब शायद इंटरेस्टेड नहीं है अगर उनको कहा जाए कि आप कंटिन्यू कर लें क्योंकि अभी सदर का इंतखाब नहीं हो सकता। तो उस सूरत में सिंजरानी साहब सदर बन जाएंगे और वज़ीर आज़म साहब भी बलोचिस्तान से, वो भी बलोचिस्तान से। वैसे एक दूसरे के हम ख्याल नहीं हैं दोनों, लेकिन ये भी हो सकता है कल को आगे जाके।
और उस सूरत हाल में अगर इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, अगर सूबाई असम्बलियाँ नहीं हैं, सैनेट आधी खाली है, उसका इंतखाब भी नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट का इंतखाब भी नहीं हो सकता, वज़ीर आज़म इंटरिम आया हुआ है, सदर जो है वो चेयरमैन सैनेट की सीट से उठ के प्रेसिडेंट बन रहा है, तो आप मुझे बताएं मार्च से आगे जाने का कोई जवाज़? अभी तो फिर कोई लीगल कवर आपको मिल जाएगा ना, क्योंकि आपने डिलिमिटेशन की, CCI से बात करवा दी, ठीक है करवा दी आपने, लेकिन उससे आगे लेके जाना इज़ टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। या तो फिर आप ये बात करें कि जिस तरह वो याया साहब के दौर में LFO आ गया था, या इस तरह की कोई चीज़ मुशर्रफ साहब के दौर में आ गया था, वो कर दें तो फिर शायद कोई सेंस बन जाए, उसके अलावा देयर इज़ नो सेंस। ये बात जो सदीक कर रहे हैं मुजम्मिल बिल्कुल सही है कि आगे मार्च से आगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा मुल्क जो है वो एक मुल्क की रियासत की तरह नहीं चल रहा, क्योंकि इस तरह तो एक कंपनी भी नहीं चल सकती। जो हम देख रहे हैं, जो मुजम्मिल ने बात की, मफरूज़ आके अगर मार्च से आगे जाते हैं तो फिर क्या करेंगे, लेकिन यहाँ तो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है कि अच्छा पहले 90 दिन से बाहर चलते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर आगे देखी जाएगी। वो आगे अक्टूबर आया, अच्छा जी अब आगे फिर देख लेते हैं। तो ये तो मामला जब वक्त आएगा तब देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको क्या लगता है कि कुछ मुख्तलिफ हुआ है? पहले तो सिर्फ तहरीक इंसाफ थी कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बाकी सब इकट्ठे थे, लेकिन अब पाकिस्तान बार कौंसिल पहली दफ़ा आ गई है, वो कह रहे हैं वकला तहरीक चलाएंगे, पीपल्स पार्टी भी आ रही है, इसमें अब कुछ वो सहाफ़ी जो पहले जवाज़ घड़ते थे 90 दिन से आगे जाने का, अब वो भी कह रहे हैं कि नहीं बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा और ये आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होंगे, अदालत जाने का भी कहा जा रहा है। क्या इस दफ़ा आपको लगता है कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, या इलेक्शन कमीशन की ही चलेगी, बड़ों की ही चलेगी? देखें, अगर बड़े जो राजा रियाज साहब के बड़े हैं, अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन फरवरी में होगा या मार्च में होगा या अप्रैल में होगा, तो वही होगा जो बड़े चाहेंगे। लेकिन इससे होगा ये कि अनसर्टेनिटी में इजाफा होगा, मुश्किल में आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, कोई इस्तेकाम नहीं आएगा। क्योंकि देखें जो भी जिसने भी ये कहा किया, जो काबीना जिस तरह की यहाँ पे बनाई गई, इससे पहले अगर आप थोड़ा सा देखें 4-5 दिन में क्या हुआ, या आप 9 अगस्त के बाद से देखें क्या हुआ। 9 अगस्त को जब ये असम्बली जाती है, सदर फ़ौरन साइन करते हैं, असम्बली तहलील हो जाती है, निगरान प्राइम मिनिस्टर का मामला आता है, लेकिन 9 तारीख को ही जैसे ही PDM की हुकूमत ख़त्म होती है, KPK में जितने लोग थे उनसे इस्तीफ़े ले लिए जाते हैं। फिर जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नवाज शरीफ बनवाना चाहते थे सागदार साहब को, वो नहीं बनते, काकड़ साहब बन जाते हैं। उसके बाद काबीना में भी जो लोग लिए गए हैं वो शहबाज शरीफ ग्रुप के ज़रूर लिए गए हैं, और वो भी जो टेक्नोक्रेट टाइप हैं, कोई ऐसे नहीं लिए गए जो कि पॉलिटिकल एक्सपोज उस तरह से हों। एक्सपोज तो मुराद ये नहीं ले रहा मैं कि उनका पता ना हो कि उनकी एफिलिएशन किसके साथ है, यानी जिन्होंने, या ऐसे कहें कि उन्होंने पॉलिटिकली ओपनली आके जो लाइंस उस तरह से नहीं ली हुई, किसी के ऊपर बैशी नहीं की हुई, सिवाय वज़ीर इत्तलात जो हैं, जो मुर्तज़ा सुलंगी साहब हैं, जिस तरह से उन्होंने इदारों के ऊपर अटैक का मामला हो, इदारों के ख़िलाफ़ ट्वीट्स का मामला हो, और वो एक प्लेटफॉर्म को हेड करते रहे हैं, उसके साथ काम करते रहे हैं, उस पर पाकिस्तान के इदारों के हवाले से काफ़ी चीज़ें आती रही हैं। लेकिन फिर खैर उनका जब मफादात कुछ ऐसे हुए तो फिर वो हक में हो गए, क्योंकि फिर स्पोर्ट जो है वो नून लीग की शुरू हो गई, तो फिर उन्होंने कहा अब सब ठीक है, अब सब आइन और कानून के मुताबिक है। पहले क्योंकि स्पोर्ट कहीं और जा रही थी, तहरीक इंसाफ को जा रही थी, तो गैर आइनी गैर कानूनी था सब कुछ, लेकिन अब क्योंकि शरीफ खानदान को सपोर्ट मिल रही है, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट मिल रही है, तो ये आइनी और कानूनी है, तो वो उसके हद तक। लेकिन एक तासुर ये देने की कोशिश की गई कि देखें न्यूट्रल लोग हम ले आए, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इसके बाद एक मैसेज हम ये देंगे कि ये सेटअप अब 1.5-2 साल चलना है, ये सेटअप लंबा चलना है, इलेक्शन नहीं होने जा रहे, इलेक्शन कैंपेन नहीं चलेगी, दोबारा ये पार्टीज़ नहीं आ रही, कोई भी सियासी पार्टी नहीं आ रही, इनके ज़रिए हम मुल्क चलाएंगे। तो इससे जो एक सोचा ये गया था कि इससे एक मैसेज ये जाएगा कि अब इस्तेकाम आ रहा है। और कुछ मुआशी तजियाकार जिनको बहुत ज़्यादा आजकल हमें TV पे लेना भी पड़ता है, तो उन्होंने भी आगे कहना शुरू किया कि अब मुल्क में इस्तेकाम आने जा रहा है, जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, वो जेल में है, उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, इन पार्टियों का दोबारा इन्होंने आना था, इनको दोबारा नहीं लाया जा रहा, निगरान सेटअप में टेक्नोक्रेट्स हैं, तो अब जो है वो इस्तेकाम आ जाएगा। लेकिन अचानक क्या हुआ, ये क्यों आपको पाकिस्तान बार कौंसिल के बयानात नज़र आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के बयानात नज़र आ रहे हैं? देखें, एक तो नून लीग जो है वो पसे पर्दा बहुत एक्टिव हो गई है। अब आपको बहुत से वो सहाफ़ी जो बहुत शदीद प्रो PMLN थे और एंटी इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद को कहते थे, लेकिन वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ इसलिए थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रही और PTI को सपोर्ट कर रही है। जब से इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नून लीग के साथ आई तो वो फिर प्रो हो गए। अब उनको भी आप देखेंगे वो भी एंटी हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान बार कौंसिल जो जिसका किरदार जो है वो जिस तरह से किराए के कातिल होते हैं, उस तरह का इनका किरदार है कि जहाँ पे भी शरीफ ख़ानदान का मामला होता है, PDM का मामला होता है, उस मामले में ये उस जगह पे खड़े हो जाते हैं। बाकी इनके नज़दीक आइन कानून कुछ नहीं है। वरना मुझे बताएं कि 15-16 माह में किसी एक मामले के ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल ने वो मौक़िफ़ लिया हो
जो पीडीएम के अगेंस्ट हो, जो पीडीएम की हुकूमत के अगेंस्ट हो, उनकी हुकूमत में जो तबाही बर्बादी इस मुल्क के अंदर इंसानी को की पामाली होती रही है, सब चीज़ों पे वो खामोश रहे हैं, सपोर्ट करते रहे हैं, हर तो में उनके हक में खड़े हुए हैं। उससे पहले भी जब इनके करप्शन केसेस थे उसमें इनके साथ खड़े हुए थे। अब पसे पर्दा बैठ के नून लीग ने डोरे हिलाने शुरू कर दिए। जो आगे फ्रंट पे उनके लोग हैं, उनकी तंजीमें हैं, जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो अब पाकिस्तान बार कौंसिल भी नून लीग की वजह से कर रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का ये था कि इलेक्शन 1.5-2 साल अगर नहीं होते ना हो, लेकिन इसहाक डार प्राइम मिनिस्टर बन जाए निगरान, वो तो हुआ नहीं है। अब क्योंकि वो नहीं आए, अब नून लीग चाहती है कि 90 दिन में इलेक्शन हो। अब आप फिर सीसीआई में क्यों खुद सब चीजें अप्रूव करके गए? आपके सिकंदर सुल्तान राजा आपके बड़े करीब हैं, उन्होंने ये फैसला किया है, तो अब नून लीग ये चाहती है 90 दिन में इलेक्शन हो। और अब आप देखेंगे कि मीडिया के ऊपर, इदारों पे दोबारा तनकीद शुरू होगी, मीडिया के ऊपर इलेक्शन के ऊपर बात होगी। वो सब तजियाकार जो 90 दिन में इलेक्शन ना करवाने को सपोर्ट करते थे पंजाब और केपीके में, वो सब बताएंगे कि हाय हाय पाकिस्तान लुट जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा अगर आइन पर अमल ना हुआ, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, वरना पता नहीं हम क़यामत आ जाएगी, आसमान गिर जाएगा ऐसे ही। लेकिन उसकी वजह यह है कि नून लीग पीछे पसे पर्दा एक्टिव है, और जिनको पता होना चाहिए उनको ये बात पता चल चुकी है कि ये जो डोरियां हैं वो मुस्लिम लीग नून हिला रही है। एक आध अगर थोड़ा सा दबका पड़ा इनको, तो फिर मुस्लिम लीग नून खुद भी आराम से बैठ जाएगी सहम कर, और इनको जो जिन लोगों को एक्टिव किया इनको भी कहेगी कि यार थोड़े से मेहरबानी करें पीछे हट जाएं। अच्छा, जो आपने बात की ना, रज़ा रबानी साहब भी उनमें शामिल हैं जो कह रहे हैं विफाक को शदीद खतरात लाक हो जाएंगे। अब आते हैं पहले इजलास पर काबीना के। नई निगरान काबीना का पहला इजलास है, नए वज़ीर आज़म है। अब उनका पहला इजलास उनकी डायरेक्शन हमें बता सकता है, समत, उनकी सोच, प्रायोरिटीज़, तरजीहात। उसमें उन्होंने कहा है कि कौमी खिदमत का मैंडेट मिला है हमें। ये एक तो बात बड़ी डिस्कस हो रही है मुजम्मिल के, ये कौमी खिदमत का मैंडेट, इससे क्या उनकी मुराद है? इलेक्शन का कहीं जिक्र नहीं है, अक़लियतों के हुकूक़ की बात की है, 9 मई के ज़िम्मेदारों की बात की है। फिर निगरान वज़ीर इत्तलात ने ज़ाहिर जो होता है कि जी काबीना का इजलास हुआ, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जनाब मईशत जो है और महंगा पेट्रोल ख़रीद कर हम सस्ता फ़रोख्त नहीं कर सकते। इलेक्शन करवाना उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन का काम है, हम उन्होंने उस पर कहा ही नहीं, जब कहेंगे हम इलेक्शन करवा देंगे, वो हमारी नहीं, यानी काबीना में वो डिस्कशन ही नहीं हो रही, वो इलेक्शन कमीशन जब कहेगा तब देखी जाएगी। हम आए हैं मईशत को ठीक करने। और जो बात कर रहे थे सदीक, तो उसमें मैं अर्ज़ कर दूं कि जो पक्की खबरें देने वाले, यानी बड़ों के साथ अब देखिए ना वो शिफ्ट होता रहता है मामला, तो अब कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको बड़े खबरें देते हैं और फिर वो पक्की खबरें देते हैं। वो पक्की खबरें देने वाले सहाफ़ी अब ये कह रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, बड़े काबिल एहतराम है, कि ये अब ये कंपनी जो अब आ गई है यही चलेगी। तो जो आप मार्च वाली बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि अब ये सब रोएं धोएंगे, तो कंपनी अब यही चलनी है। और पहली जो मीटिंग है उसमें इशारे ये मिल रहे हैं पहली काबीना इजलास में। देखिए, इसमें तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब के बयान से ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो सोलंकी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। और उन्होंने जब उनसे सवाल हुआ इलेक्शन का, तो उन्होंने ये कहा कि निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना नहीं होता। उनका काम होता है कि वो फैसिलिटेट करे इलेक्शन कमीशन को, जो भी वो फ़ैसला करे उसके हम पीछे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए वो कल का फ़ैसला करें, वो अगले साल का करें, जब का मर्ज़ी करें, हमारे लिए ये अटरली इर्रेलेवेंट है। उन्होंने ये कहा कि जितना वक्त हमें मिलेगा उसमें हम जो डे टू डे इशूज़ हैं उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मुआशी सूरत हाल में दिवालिया से बच के निकला है, उन्होंने ये कहा। इसीलिए हमारी जो फोकस है वो सिर्फ इस वक्त इलेक्शन के अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। और जिस तरह से इतनी एक्सटेंसिव काबीना की सिलेक्शन हुई है, तो वो अपने आप में एक चीज़ अनाउंस करती है कि ये सिर्फ इलेक्शन को देख के काबीना फॉर्म नहीं हुई। जहाँ तक इंतखाबात की बात सदीक भी कर रहे हैं और इस साल होने के हवाले से भी बस पार्टी ज़ोर लगा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि ये एफ़र्ट जो है वो कोई फ्रूटफुल साबित होगी, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है या मेरी लोगों से बात हुई है, सब ने यही कहा है कि अगले साल फरवरी या मार्च से पहले इट्स नॉट पॉसिबल कि इलेक्शन हो। और लगता यही है कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, उससे आगे जाने का ख़दशा भी शायद थोड़ा इर्रेशनल है, क्योंकि उससे आगे जा सकते नहीं हैं। तो ये चीज़ है कि इस हुकूमत ने अपना जो फेस बनाया है आके, बेशक उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो टेक्नोक्रेट्स हैं, और हमेशा एक मसला ये होता है कि टेक्नोक्रेट जब भी आता है किसी भी कुर्सी के ऊपर, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो जिस तरह कल हम बात कर रहे थे कि वो अपनी इंडस्ट्री को लीड कर रहा है और उसने उसी को रिफॉर्म भी करना है। तो ये एक इशू तो रहेगा, लेकिन उसके अलावा डार साहब की तरह के नाम, इवन एहसन बून साहब का नाम था वो निकाल दिया गया बाद में, तो ये नाम अवॉइड करके थोड़ी सी लेजिटिमेसी मेंटेन ज़रूर हुई है, जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन अब ये वो सोलंकी साहब ने आज खुद कहा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, हम करते क्या हैं वो बताएगा कि हमारी न्यूट्रलिटी है या नहीं है। तो अच्छा, देखना यही है कि ये 6-7 महीने जो इनको मिले हैं इसमें क्या करते हैं। मगर अब बात यह है सदीक, ये ना हो
कि इलेक्शन तो चले डिले करवाने के चक्कर में लगे रहें और मईशत तो ये फोकस करते रहें, तो मईशत भी ठीक ना हो, ना इलेक्शन हो ना मईशत ठीक हो। तो अब IMF का क्या होगा? मुजम्मिल कई दफ़ा बात कर चुके हैं, हमने अपनी सॉवरेनिटी जो है खुद मुख्तारी वो IMF को भी दी हुई है, तो क्या IMF भी मान जाएगा मार्च से आगे ले जाने पर इलेक्शन? क्योंकि फरवरी का तो अभी कह दिया है, फरवरी के लिए तो सब तैयार है, और अगर पीपल्स पार्टी कह भी रही है तो शायद वो बस ऊपर से वही कि आप ड्रोन हमले करते हैं जिस तरह अमेरिका से कहा था, तो हम कंडेम करते रहेंगे, तो आप इलेक्शन आगे ले जाते रहे, हम आइनी और नजरियाती बनते चले जाएंगे। लेकिन निगरान वज़ीर आला सिंध ये कह चुके हैं कि आइन के बाहर हम नहीं जाने देंगे, मैं नहीं जाने दूंगा। वो तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि शायद आगे गए तो कहीं वो इस्तीफा ही दे दें। देखें, एक तो IMF के हवाले से एक झूठी खबर लगवाई गई थी अखबार में कि वज़ारत ख़ज़ाना को काम कह रहे हैं कि हमारी IMF से बात हो गई और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम निगरान सेटअप के साथ चलते रहेंगे, और उस खबर के ज़रिए तासुर ये देने की कोशिश की गई कि अगर इलेक्शन नहीं भी होता, निगरान सेटअप जो है वो तवील भी होता है तो कोई मसला नहीं, हम उनके साथ काम करते रहेंगे। ये बिल्कुल गलत खबर लगाई गई थी या लगवाई गई थी। उसकी वजह यह है कि कैसे हो सकता है कि IMF ये कहे कि आप एक गैर आइनी काम करें अपने मुल्क के अंदर और हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और दूसरा ये भी है कि एक चीज़ अभी गलत हुई नहीं है, तो IMF कैसे पहले कह सकता है कि हाँ आप गलत काम कर दीजिएगा और हम उसको जो है वो सपोर्ट करेंगे? ऐसा नहीं था। कुछ और लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ये एक झूठी खबर जो है वो लगाई गई है या लगवाई गई है। अच्छा। दूसरी जहाँ तक बात है, देखें आप सिर्फ ये देख लें कि पिछले 4-5 दिन में सोमवार से लेके सोमवार को तो छुट्टी थी क्योंकि 14 अगस्त की, 15 अगस्त से लेके आज तक आपने डॉलर का देख लिया कि 9-10 रुपये डॉलर जो है वो बढ़ा है। अब अगर इस हिसाब से आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऑयल प्राइसेस जो मौजूदा हैं वो भी रहें तो आपने 14-15 रुपये पेट्रोल और डीजल जो है वो फिर यकम को बढ़ाना है। पहले आप यकम और 15 को मिला लें तो आपने 40-40 रुपये पेट्रोल और डीजल बढ़ाया है, और अब आपने बिजली मजीद महंगी करनी है। आपने ये जो सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है, आपने बिजली इस कीमत में भी आपने महंगी करनी है। और ये जो अदम इस्तेकाम मुल्क के अंदर शुरू हो गया है, और पहले एक जमात सिर्फ थी वो दीवार से लगी हुई थी, और वो तो चले उस जमात को तो आपने उनके लीडर का नाम नहीं लिया जा सकता, उनकी तस्वीर नहीं चल सकती, उनके ऊपर बात नहीं हो सकती, उनकी एक्टिविटीज़ डिस्कस नहीं हो सकती, उनके नुमाइंदे नहीं टीवी पे बुलाए जा सकते, वो तो माइनस हो गई, उसको तो ख़त्म कर दे, जो सबसे पॉपुलर जमात है। बाकी जो जमातें हैं उनका भी मामला ये है कि उन्होंने भी अब जो है वो इलेक्शन की बात करना शुरू कर दी है। और अब मुझे बताएं कि ये जो वकला तहरीक की धमकी दी है, और अब ये वकला तहरीक चल सकती है क्योंकि मामला शरीफ खानदान का है, आइन का मसला नहीं है। आइन को तो सामने बहाना है ना, आइन तो बहाना है, असल तो तकलीफ है शरीफ खानदान की, और असल तो मसला है कि वो वजीर कानून क्यों नहीं बनाया गया जिनको बनाया जाना चाहिए था। तो इसलिए वकला तहरीक अब चल सकती है। अगर एक तरफ ये वकला तहरीक की बात हो रही होगी, दूसरी तरफ इकोनॉमी नहीं संभल रही होगी, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर भी आ रहा होगा, इकोनॉमी चल तो इससे फिर ये निगरान सेक्रेटरी बड़ी मुश्किलात बन सकती हैं। और जो वज़ीर-ए-आज़म फरमा रहे हैं कि कौमी मैंडेट मिला है, वो सारी कौमी पार्टीज तो फिर आपके अगर खिलाफ खड़ी हो जाएंगी तो किस तरह मामला आगे आप बढ़ा सकेंगे? मार्च से आगे ले जाना इतना आसान नहीं होगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। कुछ केसेस ऐसे लग रहा है कि दोबारा खुल रहे हैं। अचानक से पता लगा कि नैब का केस के मरीम साहबा की ज़मानत मनसूखी का केस वो भी सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है। इसके अलावा वॉल्यूम 10 के हवाले से भी केस सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है। नैब तरामीम की जो बात है वो भी केस चल रहा है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। हाल ही में जो हुकूमत गई है इसने नैब में भी तरामीम की थी। वैसे तो जाते हुए तो इन्होंने इतनी तेज़ी से कानून साजी की कि कोई सोच भी नहीं सकता था। खैर, नैब तरामीम के बाद हुआ ये कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इसको चैलेंज किया गया था। अब वो केस चल रहा है, आज भी उसकी समाअत हुई, और उसमें एक तरफ मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जी इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं जाने से पहले इसका फ़ैसला करके जाना चाहता हूँ। इस केस के में अब क्या होगा, क्योंकि ये भी इसमें इशारा मिल रहा है कि शायद डे टू डे हियरिंग होगी अब 28 अगस्त के बाद से। तो सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, मिड सितंबर में चीफ जस्टिस, क्या तब तक इस पर फैसला हो जाएगा? दूसरी चीज़, मरीम नवाज़ साहिबा की ज़मानत मनसूखी की जो दरख्वास्त है नैब की तरफ से, कमाल ही है, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए लग गई है। और जनाब इसी तरह से वॉल्यूम 10 जिसका तस्करा बड़ा सुनते थे ब्रॉड शीट की तरफ से, वो भी गालिबन 22 अगस्त के लिए मुकर्रर की गई है। सिद्दीक जान, ये सब केसेस एकदम से हाईलाइट हो गए हैं, क्या हो रहा है? नहीं, देखिए केसेस तो लगते हैं, ज़ाहिर है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ साहब वाला जो केस है इसकी तो कोई इसमें कोई ज़मानत मुस्तकी वाला मामला नहीं है। बस ये डिस्पोज ऑफ होंगे केसेस, क्योंकि ये तकरीबन गैर मौसर हो चुके हैं। नीचे आपने नैब के कवानीन को बदल के वैसे ही नैब को ख़त्म कर दिया है, उसके कवानीन को ऐसा कर दिया है कि आप किसी को भी आप नहीं पकड़ सकते, तो इसलिए ये कोई इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट केस है नैब तरमीम वाला,
उसमें आज हुआ यह है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो इस बेंच का हिस्सा हैं, 3 रुकनी ये बेंच है, उमर बंदयाल साहब हैं, एजाजुल हसन साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब हैं। ये बेंच जो है 46 समातें कर चुका है, आज 47वीं समात थी। और आज मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके बाद, क्योंकि ये है कि 184(3) का जो केस है वो 3 जजेज़ नहीं बल्कि 5 जजेज़ वो सुनेंगे, फिर वो बेंचों की तश्कील का मामला भी है। तो पहले या तो उस केस का फैसला आ जाए, वरना चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फुल कोर्ट इस पर बनाना चाहिए, फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। तो ये उन्होंने आज अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि क्योंकि इसकी 40 समातें हो चुकी हैं, इसलिए वो इसको कंक्लूड करना चाहते हैं, इसका फ़ैसला करना चाहते हैं। कि उन्होंने कहा उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होगा कि वो इस केस का फ़ैसला ना करके जाएँ कि एक केस जिसको 40 समातों में सुना। लेकिन अब इसमें मसला है कि बेंच टूट भी सकता है अगर फुल कोर्ट नहीं बनता। तो मंसूर अली शाह साहब अगर सिर्फ इतना कह देते हैं कि मैं इस बेंच से अलग हो रहा हूँ, फिर ये होगा कि फिर नया बेंच बनेगा और नए बेंच के लिए फिर उमर बंदयाल साहब के दौर में जो है वो मुमकिन नहीं होगा फ़ैसला देना। तो ये शरीफ ख़ानदान के लिए बहुत अच्छी खबर होगी अगर मंसूर अली शाह साहब इस बेंच से हट जाते हैं और उठ जाते हैं और ये बेंच टूट जाता है। क्योंकि इसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ने जो दलाइल दिए थे वो अदालत को इस बात में कन्विंस करने में कामयाब नज़र आए, 2 जजेज़ को वाज़ेह तौर पर, कि जो इस तरह के ये पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी की गई है, जिस तरह से बड़ी बड़ी चोरियाँ जो हैं उनको माफ़ किया गया है, उनको कानून से निकाला गया है। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने तो उन्होंने भी आज अपना फैसला एक तरह से सुना दिया है। उन्होंने कहा 40 समातों पे मैं कायल नहीं हो सका कि इसमें कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के वो को मुतासर हुए जो कानून साजी की गई है। डॉक्टर यासिर आज जो है वो मुआविन वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब के, वो पेश हुए हैं। ख्वाजा हारिस साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आए। अब उनकी जानिब से जो जवाब है वो जमा करा दिया गया है। 28 अगस्त तक का टाइम दिया गया। 28 अगस्त को ये केस 28 अगस्त से रोज़ाना की बुनियाद पर चलेगा और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर चलकर 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इसका फ़ैसला जो है वो मुमकिन तौर पर महफूज हो जाएगा और फिर वो उमर बंदयाल साहब के जाने से पहले सुना दिया जाएगा। लेकिन मंसूर अली शाह साहब अगर इस बेंच से अलग हो गए फिर बेंच टूट जाएगा। आज मखदूम अली खान साहब जो कि वफाक के वकील हैं, इस केस में उनको कहा उमर बंदयाल साहब ने, क्यों अवॉइड कर रहे हैं, आप क्यों मसाइल पैदा कर रहे हैं, आप सोल्यूशन की तरफ जाएँ, आप बताएं, आप दलाइल दें। लेकिन उनको मंसूर अली शाह साहब ने भी कह दिया कि पहले आप इस बात पर दलाइल दें कि हम ही इस केस सुने या फुल कोर्ट सुने, बड़ा बेंच सुने। तो उन्होंने इत्तफाक किया मंसूर अली शाह साहब से मखदूम अली खान साहब ने। तो ये मामला है। लेकिन ये जो बंदयाल साहब के बाकी दिन रह गए, वर्किंग डेज़ की अगर आप बात करें तो टोटल कोई बंदयाल साहब के 17-18 वर्किंग डेज़ जो हैं वो पीछे बच गए हैं। अच्छा। तो उन वर्किंग डेज़ में आप ये देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत से फैसले जो उन्होंने केसेस सुने हुए हैं उनके फैसले आएंगे और कुछ जो है वो नून लीग के लिए बड़े तल्ख फैसले भी होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दलाइल हुए हैं और जिस तरह से उसमें फैसले एक्सपेक्टेड हैं उन दलाइल की बुनियाद पर, तो वो उनके लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। लेकिन सबसे ख़तरनाक केस ये वाला है, इसमें अगर मंसूर अली शाह साहब उठ जाते हैं तो शरीफ ख़ानदान के लिए फ़ायदा होगा कि इसका फ़ैसला नहीं हो पाएगा, अदरवाइज़ तो इसका फ़ैसला आ जाएगा। और बहुत सी नायब तरमीम जो है वो नज़र आ रही हैं, जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं कि वो पर्सन स्पेसिफिक हैं और वो एहतसाब के निज़ाम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो वो तरमीम अगर उड़ जाएंगी तो वो केसेस दोबारा जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। अच्छा, अब चूँकि बिल्कुल रिटायरमेंट होने वाली है जस्टिस उमर बंदयाल साहब की, तो बाज़ औक़ात ये होता है मुज़म्मिल कि इंसान एक लेगेसी छोड़ कर जाना चाहता है, जिसका उन्होंने इज़हार भी किया कि मेरे लिए बड़ा बाइस शर्मिंदगी होगा कि अगर इस केस का, ये नैब तरामीम केस का फ़ैसला ही ना हो सका, इसलिए वो डे टू डे हेयरिंग भी चाह रहे हैं। लेकिन जस्टिस उमर बंदयाल साहब जब रिटायर होंगे तब इस पर सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेंगे, फिर तारीख़ बेहतर बता सकती है। ख़ुद भी इन्होंने कहा कि जी हम फ़ैसला तो कर देंगे, किसी सेमिनार में उन्होंने कहा कि वो तारीख़ में याद रखा जाएगा, तारीख़ जो है वो बेहतर फ़ैसला करती है। मगर जस्टिस साहब के कई ऐसे फ़ैसले हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हो सका। सबसे अहम 14 मई सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और उसके लिए कुछ किया भी नहीं जा सका, कोई तौहीन अदालत किसी किस्म का कुछ भी नहीं हो सका। अब आगे इसी वजह से उम्मीद भी ख़त्म हो गई कि जनाब सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई फ़ैसला देती है तो उस पर भी अमल दरामद होगा या नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा मसला रहा और हमने देखा प्रोटेस्ट भी ज़ाहिर हुए और वहाँ पर PDM ने भी किया जी हम इसको नहीं मानते। तो क्या आप समझते हैं कि जस्टिस साहब जो हैं वो क्या कोई लेगेसी ऐसी छोड़कर जाएंगे जिसका वो सोच रहे हैं कि जी मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद हॉन्ट करेंगी बात। देखें, इसमें तो उनकी रिटायरमेंट के बाद ही बात इस तरह से हो सकती है कि जिसको अनसेंसर्ड बात करना कहा जाता है, क्योंकि अभी एक डेकोरम होता है अदलिया का। लेकिन इसके अलावा जो डे टू डे हेयरिंग की आपने बात की है, कोशिश तो ये भी की जा रही है, ख़बरें गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में कि जो जजेस छुट्टियों पर गए हुए हैं उनको भी कहा जा रहा है कि वापस आ जाइए जल्दी, ताकि चंद फ़ैसले जो हम निपटाना चाह रहे हैं उसमें मदद मिल सके। फिर इसी बेंच में एक जस्टिस साहब ऐसे हैं जो छुट्टियों पे जाने का प्लान कर रहे हैं बैरून मुल्क, और कोशिश ये की जा रही है कि उनको भी कायल किया जाए कि आप
मत जाएं अभी, अदरवाइज़ ये फुल बेंच वाला जो मामला है ये कंप्लीट होता दिखाई नहीं दे रहा। और अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली वो जो एतराज़ मंसूर अली शाह साहब का है वो प्रिवेल करेगा। और जहाँ तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का ताल्लुक है तो उसमें PMLN के लिए कोई बुरी खबर हो सकती है। तो जो टेस्ट केस है वो अगले हफ्ते से हमें पीर या मंगल से दिखाई देना शुरू हो जाएगा इन हेयरिंग्स में। और उसमें जो इसाक डार साहब के अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इनकार किया गया था फ़ंड्स जारी करने के लिए इलेक्शन के लिए, उसमें ख़ासी मुश्किल पेश आ सकती है। और उसमें हो सकता है कि हम कोई ऐसा फ़ैसला देखें कि अगले इलेक्शन में या आगे की सियासत उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। तो कोशिश वो यही करेंगे कि बैरूनी इंटरवेंशन से कोई चीज़ रुक जाए। अदरवाइज़ जो लेगेसी की आपने बात की है वो बड़ी ब्लैक एंड वाइट में है चीफ़ जस्टिस साहब की। और मेरा ख्याल है कि उनके लिए जो उन्होंने कहा एम्बेरसमेंट होगी। इसके अलावा बहुत जिस चीज़ पर उन पर एतराज़ भी किया जाएगा बाकी हलकों की तरफ से, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो केसेस हैं उस पर होगा। और उसमें भी जेल से बाहर आने का फ़िलहाल एटलीस्ट फॉर 1 ईयर देयर इज़ हार्डली एनी चांस। तो असल जो मेरा ख्याल है कि रिग्रेट होगा वो यही रहेगा उनको भी। और इसके अलावा उनके हवाले से बड़ा कुछ उनको कहा गया, बड़े जुमले उनको बोले गए, बड़ी तनकीद हुई, उन्होंने कहा जी सब्र का मुजाहरा करेंगे, लेकिन जो तनकीद सहकर उन्होंने फैसले दिए उस पर अमल दरामद भी नहीं करा सके। जिसका मैंने एक मिसाल दी 14 मई वाली के, उस पर इलेक्शन हमने नहीं होते देखें, वो तो सिस्टम ने करना होता है ना। अब अनफॉर्चुनेटली वो अब ये वो केसेस नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट बैलफ भेज के अमल दरामद करा लेती है, वो तो नहीं हो सकता। ये तो है कि जिन्होंने नहीं अमल किया, जिस तरह आप इसाक डार साहब की बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह की बात करें, उस वक्त गवर्नमेंट की बात करें, उनके लिए तो कुछ हो सकता था, उनके लिए अगले हफ्ते से हो सकता है मुश्किलात का आगाज़। हाँ, वो आपने कह दिया, उस पर देखते हैं। बाकी सदीक से ये चीज़ कंफर्म कर लें कि ख्वाजा आरिफ साहब के हवाले से कुछ लोग कह रहे हैं कि मामला बीमारी का नहीं है, वो पेश नहीं होना चाह रहे। अच्छा जी सदीक, जल्दी से फिर हमने बात करनी मईशत के हवाले से, लोग बहुत परेशान हैं मईशत को लेकर। जी सदीक। नहीं, मेरा ही ख्याल कि वो पेश नहीं होना चाह रहे। अच्छा। क्योंकि उनकी तरफ से दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, बड़ी तफसील से वो दलाइल दे चुके हैं। अच्छा। और उनकी जानिब से तो तहरीरी तौर पे अपनी मारूज़ात जो हैं वो जमा भी करा दी गई हैं। और वो अगर पेश अब नहीं भी होते तो वो अपनी तरफ से काम मुकम्मल कर चुके हैं और मेरा ख्याल है वो ज़रूर पेश होंगे। ये ऐसी मेरे पास कोई इतला नहीं है कि वो पेश नहीं होना चाहता। तबीयत का बाहर कहा कि उनकी शायद इतनी कोई ठीक नहीं थी। अच्छा, आखिर में जनाब 15 महीने की जो हुकूमत गई है, अब वजारत ख़जाना की तरफ से चीज़ें सामने आ रही हैं, दादोशुमार सामने आ रहे हैं और पता ये चला है जी कि 7.7% रिकॉर्ड माली खसारा करके गई है पिछली हुकूमत। ये तब उन्होंने किया है, रिकॉर्ड कर्ज़े भी उन्होंने ले लिए हैं। 10.2% हमारी बड़ी सनतों की पैदावार सुकड़ गई है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक रिकॉर्ड है। इतनी तेज़ी से सदीक जान मईशत तबाह हो सकती है 1.5 साल के अंदर। पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कोई खुदा न खास्ता जंग हो जाए किसी मुल्क में तो भी इतना शायद हम नहीं देखते कि ना इतनी महंगाई, ना इतनी बेरोज़गारी, ना आपकी जो इंडस्ट्री है वो इतनी तेज़ी से नीचे आती है। जंगों में भी ये पता नहीं किस तरह कर गए हैं। यानी कोई बड़ी आला किस्म की आपको नाहली की भी कोई बड़ी तरबियत चाहिए कि इसमें इतना बुरा कर सके, वरना कुछ भी ना आप करें तो फिर भी मईशत चलो आहिस्ता तो चले। देखें, मसला ये है कि इन्होंने 16 माह, क्योंकि इनका फोकस सारा अपने ज़ात, अपने मफाद, अपने केसेस के ऊपर था और अपने लोगों को बरी करवाने पर था, कानून साजियों पर था। और जो पिछले 3.5 साल क्योंकि हुकूमत नहीं थी और वो ये समझते थे कि वो इनकी होनी चाहिए थी, तो वो वाला माल पानी भी पूरा करना था। फिर आपस में बंदर बांट, अंदरूनी लड़ाइयाँ, इन सारे मामलात में तो ज़ाहिर है जब इन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा तो फिर इकॉनमी के साथ तो यही होना था। हालांकि इकॉनमी सबसे ज़्यादा तवज्जो चाहिए थी इकॉनमी को। फिर पहले मुफ्ती इस्माइल साहब थे तो उनके खिलाफ इसाक डार साहब बैठ के और वहाँ से जो लंदन से बैठ के इसाक डार साहब उनके खिलाफ पूरी मुहिम चलाते रहे और बताते रहे कि गलत फैसले कर रहे हैं। फिर जब इसाक डार साहब आए तो फिर मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी बहुत सी चीज़ों पर बयान दिए। तो अंदरूनी तौर पर भी लड़ाइयाँ थी। इसाक डार साहब को क्लैरिटी नहीं थी। उन्होंने आकर कहा कि मैं IMF की ऐसी की तैसी, वो IMF को धमकियाँ देते रहे और लोगों को धमकियाँ देते रहे कि जो IMF में जाने की बात करते थे। फिर एक ऐसे मौके पर हम IMF के पास गए, उनकी हमने शराइत मानी जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था उनकी तमाम शराइत मानने के लिए। और इस वक्त आप ये तो ज़ाहिर है करंट अकाउंट डेफिसिट फलाना 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 फलाना, लोगों को इन फिगर्स की, इन टर्मिनोलॉजीज़ की समझ नहीं आती। लोगों को तो ये पता है कि लोग डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। जो बिजली की कीमतें हैं, जो आटे की कीमतें हैं, जो पेट्रोल की कीमतें हैं, जो डीज़ल की कीमतें हैं, जो चीनी की कीमत है, जो शायद ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो स्कूलों की फ़ीसें हैं, जो घरों के किराए हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, लोग तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। और अब लोगों के पास बिल्कुल जो है वो 1% भी
कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी चीज़ की कीमत में इजाफा हो, लेकिन कीमतों में इजाफा होगा और मज़ीद तबाही और बर्बादी आएगी, क्योंकि 16 माह जो हमने गुजारे हैं उनके बहुत आफ्टर शॉक्स आएंगे। अभी 1-1.5 साल ये आते रहेंगे। मुज़म्मिल, ये जो अब हमने देखा बिजली कीमत में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, डॉलर जिस तरह से तेज़ी से ऊपर जा रहा है, ये तो अब सब कह रहे हैं जी इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ की वजह से है, क्योंकि कुछ ये एक हफ्ते में ये नहीं हुआ कि निगरान हुकूमत आई है तो पता नहीं क्या हो गया है। अभी तो शायद ये फरवरी तक भी अगर ये गवर्नमेंट रहती है, चले हम इसी मफरूज़े पे बात कर लेते हैं, तो ये इसको रिवर्स तो नहीं कर सकेंगे इन 6 माह में, तो ये तो कंटिन्यूशन रहेगी। फिर ये डॉलर अभी ऊपर ही जाता चला जाएगा, और डॉलर जब महंगा होगा तो डॉलर में हम पेट्रोल खरीद रहे हैं वो महंगा होगा, पेट्रोल से हम बिजली बना रहे हैं वो भी मज़ीद महंगी हो जाएगी, सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है, उसको भी उतारना है, बिजली के बिल और ज़्यादा आएंगे, गैस भी महंगी। तो ये तो अगले 6 महीने तो ये मुसलसल हमें यही चीज़ें नज़र आएंगी। देखिए, पहली चीज़ तो अनफॉर्चुनेट ये है कि जो भी आने वाली हुकूमत होगी वो पिछली हुकूमत से बुरा परफॉर्म करेगी इकनॉमिकली। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास मेरे पास एक रोड मैप नहीं है, मेरे पास प्लान नहीं है, तो आकर फिर मैं जो है वो डिस्ट्रक्शन ही कर सकता हूँ। अब डार साहब की एक स्पेसिफिक इकनॉमिक फ़िलासफ़ी है, और वो मुआशी फ़िलासफ़ी ये है कि वो रुपये को आर्टिफिशियली ओवर वैल्यू करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें जला देते हैं। वो इससे पिछले टेन्योर में भी ऐसा ही किया उन्होंने, और तब तो चलें सीपेक की एड आ रही थी, आपकी इकॉनमी पे इतना ज़्यादा शॉक नहीं आया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन वो बाद में समझ आई कि नहीं ये इतना अच्छा नहीं था जितना प्ले किया जा रहा था। अब आकर भी यही किया कि जब वो आते हैं तो उसके बाद उनका एंटी IMF स्टांस आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं देते प्रोग्राम तो ना दें, हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। और आप ये भी देखें कि पिछले 3 साल के अंदर 4 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील किए हैं पाकिस्तान में। आप अगर किसी को इंटर्नशिप भी करवानी हो ना, किसी क्लर्क भर्ती करना हो कहीं पे, उसको भी 1 साल चाहिए समझने के लिए। 1 साल बाद आप फाइनेंस मिनिस्टर को उड़ा के साइड पे कर देते हैं। तो ये जो इनकन्सिस्टेंसी है ना, ये ज़हर कातिल है पाकिस्तान के अंदर, कि किसी फील्ड में भी किसी को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने की परमिशन ही नहीं है, चाहे वो वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो। ये चेंज की लोग बात करते हैं ना कि हमें चेंज चाहिए, हमें चेंज नहीं चाहिए, क्योंकि इतना एब्रप्ट चेंज जो है ना, इसी ने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय किया है। पहले 8 साल में आपने 9 वज़ीर आज़म इंस्टॉल कर दिए थे बनने के बाद। आज तक जो आप देख लीजिए कि जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं उसमें एक नौकरी भी सिक्योर नहीं है। तो कंसिस्टेंसी के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, इस्तेहकाम नहीं होगा, जो मर्जी कर लें, जैसी मर्जी टीम ले आए, बेहतरी नहीं आ सकेगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।